बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रात के 8 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन राजधानी की सड़कों पर कानून और भीड़ आमने सामने दिखाई दी। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई, लेकिन कुछ ही देर में विरोध हिंसा में बदल गया। पुलिस की गाड़ियों को यहां निशाना बनाया गया, महिला पुलिस कर्मियों को भी घेरा गया, जवानों पर पत्थर बरसाए गए, सड़कें रण क्षेत्र में यहां पर दिखाई देने लगी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस हिंसा में एडिशनल डीसीपी समेत 118 पुलिसकर्मी घायल हुए। कई जवानों को सिर और आंखों में चोटें। सामने आई तस्वीरें लगातार बता रही हैं कि आंदोलन के नाम पर खूनी खेल खेला गया। आखिर विरोध की आड़ में हिंसा कैसे भड़क गई? सीजेपी के लोग कैसे बेकाबू हो गए? संसद भवन तक ये कैसे पहुंचे? पुलिस ने हालात पर कैसे काबू पाया? और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी तस्वीर क्या है? दिल्ली की सड़कों पर हुई हिंसा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भीड़ काफ़ी थी सर, 5-6 हज़ार पब्लिक थी लगभग, और उग्र हो रही थी। स्थिति ये हो गई कि पत्थरबाजी करने लगे उन्होंने। मैं अकेला वहाँ फंस गया और जिसने पब्लिक ने मुझे अच्छी तरह लिंचिंग की और मेरे साथ बदतमीजी करी और मैं मारपीट करी। बैरिकेड तोड़ना शुरू कर दिया, गाड़ियाँ तोड़ना शुरू कर दिया और पुलिस वालों को अपनी तरफ खींच के पीटा। देश की राजधानी दिल्ली में सीजेपी के दंगाई सड़कों पर उतरे तो डर, दहशत और दरिंदगी के पर्याय बन गए। सीजेपी की कायर भीड़ के कारनामे की इस तस्वीर को देख लीजिए। दिल्ली पुलिस की गाड़ी में महिला पुलिसकर्मी बैठी है, ड्राइवर सीट पर सिर पकड़कर बैठा घायल जवान भी है, और दोनों ही शिकार हैं सीजेपी की उग्र भीड़ के। पुलिस की इस वैन पर भी पत्थर बरसाए गए थे। दंगाइयों को डरी सहमी महिला पुलिसकर्मी पर भी तरस नहीं आया। पुलिस की वैन को घेरकर सीजेपी के गुंडे महिला पुलिसकर्मी की जान के दुश्मन बन गए। जैसे तैसे पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई। पेपर लीक के खिलाफ तांडव करने वाले गुंडों का ये क्रूर चेहरा भी देख लीजिए। कैनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर दंगाई भीड़ को देखकर पुलिसकर्मी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन भीड़ ने पुलिसकर्मी को पैरों के नीचे कुचल दिया। पुलिसकर्मी का ही डंडा छीनकर उसे पीटा गया, जमीन पर गिराकर लात मारी गई। मारो मारो की आवाज के साथ ऐसा खूनी खेल खेला गया कि वहां मौजूद आम लोगों की रूह कांप गई। सीजेपी के गुंडों ने न तो मौके पर मौजूद अधिकारियों को छोड़ा और न ही जवानों को। नई दिल्ली के एडिशनल डीसीपी IPS आनंद मिश्रा भी उग्रवादी भीड़ का शिकार हो गए। उन्होंने अचानक से जो है बैरिकेड तोड़ना शुरू कर दिया, गाड़ियाँ तोड़ना शुरू कर दिया और पुलिस वालों को अपनी तरफ खींच के पीटा। कुछ लोग फ्लैग्स लाए हुए थे, उसमें जो डंडे यूज होते हैं वो डंडे निकाल करके मारने की कोशिश करी। स्टोन पेल्टिंग भी करी कई जगह पर। उस पर क्या हमारे पुलिसकर्मी 115 के करीब घायल हुए, जो अब तक का भी रिकॉर्ड में आया है। मुझे भी इसी दौरान चोट लगी थी। अभी हमने कुछ FIR करी है और भी FIR हो सकती हैं। अभी CCTV वगैरह भी देखे जा रहे हैं, कुछ लोग बयान वगैरह दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के इस जांबाज जवान ने कई घंटे तक सीजेपी के दंगाइयों का सामना किया। पत्थरबाजी में चोटिल हो गया, पत्थर आंख के पास लगा, लेकिन इसके बाद भी इनका हौसला कम नहीं हुआ। देश विरोधी को जवान ने जमकर सबक सिखाया। अब आप इस तस्वीर को देख लीजिए। ये कोई आम मारपीट की तस्वीर नहीं है, बल्कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान की लिंचिंग का जीता जागता सबूत है। RAF जवान का हेलमेट उतारकर सीजेपी के गुंडों ने उसे पीटा। अगर RAF जवान के साथ तुरंत नहीं आते तो दंगाई RAF जवान की जान भी ले लेते। उपद्रवियों के सिर पर खून सवार था, इसलिए जो भी सामने आ रहा था उसके साथ लिंचिंग की जा रही थी। हेड कांस्टेबल नवीन की आप बीती भी आप सुन लीजिए। भीड़ काफ़ी थी सर, 5-6 हज़ार पब्लिक थी लगभग, और उग्र हो रही थी। स्थिति ये हो गई कि पत्थरबाजी करने लगे उन्होंने। कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिशें की गई, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाई। पर किसी ने भीड़ में से निकलकर मुझ पर पत्थर, तेज़ निकला कोई पत्थर, ऐसा ईंट या कुछ ऐसा मेरे सर पे मारा, जिससे मेरे से सर फट गया और हेड इंजरी आई। और मुझे हमारे ACP साहब, पहाड़गंज ACP साहब, वो लेके हमें PCR के थ्रू हॉस्पिटल भिजवाया। अब जरा इस तस्वीर को देख लीजिए।
पिंड बलूची के पास इकट्ठा हुई दंगाइयों की भीड़ के एक एक चेहरे को पहचान लीजिए। दंगाई पुलिस की गाड़ियों को ऐसे तोड़ रहे हैं जैसे कॉकरोचों के आकाओं ने ये गाड़ियां दंगाइयों को गिफ्ट की हो। सवाल ये है कि इस हिंसा का रिमोट आखिर किसके पास था? पुलिस कर्मियों के साथ बर्बरता का आदेश कहां से मिला था? निंदा करनी चाहिए इसकी। 118 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए और जिन लोगों ने पब्लिक के गाड़ियों को तोड़ा है और जो व्यवहार दिख रहा है वो किसी भी एंगल से वो छात्रों का व्यवहार तो नहीं हो सकता। युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है विपक्ष की टीम। सीजेपी के दंगाई नारे लगा रहे थे। कोई संसद को उखाड़ देना चाहता था तो कोई देश को नेपाल बना देना चाहता था। पुलिस कर्मियों को नौकर बताया जा रहा था। पुलिस जनता की नौकर है, पुलिस जनता की नौकर है, पुलिस जनता की नौकर है। मारने का अधिकार किसने दिया? पुलिस जनता की नौकर है, पुलिस जनता की नौकर है। सवाल ये है कि सीजेपी के प्रदर्शन में उग्रवाद का बीज किसने बोया? सीजेपी के गुंडों को कानून के रखवालों पर अटैक करने का आदेश कहां से मिला था? मैं अकेला वहाँ फंस गया और जिसने पब्लिक ने मुझे अच्छी तरह लिंचिंग की और मेरे साथ बदतमीजी करी और मैं मारपीट करी। फ्रैक्चर आया और मेरे हाथ में भी चोटें आई हैं। गाली गलौज, कमेंट्स, मारपीट सभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि जिसकी मैं इमेजिंग नहीं कर सकता। ये बेसिकली इसमें आउटसाइडर और जो सारे शरारती तत्व ज़्यादा थे, स्टूडेंट बहुत कम थे। सीजेपी के गुंडे हाथों में कांच की बोतलें लेकर आए थे। पुलिसकर्मियों को टारगेट किया गया। पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने के लिए सीजेपी के गुंडों ने महिलाओं को भी अपनी ढाल बनाया था। पुलिसकर्मियों की जैकेट तक छिन गई थी। भीड़ के उग्र रूप को देखकर साफ है कि ये कोई आम भीड़ नहीं थी। भीड़ में छात्र नहीं थे। दंगाई और गुंडों की पूरी प्रायोजित ब्रिगेड दिल्ली को हिंसा की आग में जला रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में हिंसा से पहले आया अमेरिका का अलर्ट और अब उसी अलर्ट पर उठ रहे हैं सबसे बड़े सवाल। हिंसा से कुछ दिन पहले अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। उसमें राजधानी के कुछ इलाकों में भारी भीड़, इसके साथ साथ संभावित अव्यवस्थाओं को लेकर सतर्क रहने की सलाह भी दी गई थी। अब जब दिल्ली हिंसा की जांच आगे बढ़ रही है तो यही एडवाइजरी चर्चा के केंद्र में है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिकी दूतावास के पास पहले से ऐसी कोई जानकारी थी जिसके आधार पर यह चेतावनी जारी की गई? क्या ये केवल एहतियाती एडवाइजरी थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी, कोई विशेष इनपुट था? और क्या जांच एजेंसियां इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है? इन सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं, लेकिन अमेरिका की इस एडवाइजरी ने पूरे के पूरे घटनाक्रम में एक नया आयाम जोड़ दिया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट अब आपको हम दिखाते हैं। कॉकरोचों पर कंप्लीट क्रैकडाउन की तैयारी चल रही है। दंगाइयों को पहचान कर एफआईआर की जा रही है। दिल्ली पुलिस की जांच में ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान में बैठे अफवाहबाजों ने हिंसा की आग में पेट्रोल डालने का काम किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अलावा कोई और देश भी है जो भारत को अस्थिर करने के लिए सीजेपी को बैक चैनल सपोर्ट कर रहा था? क्या दिल्ली में हिंसा भड़काकर तख्ता पलट करने की साजिश रची गई थी? क्या देश की संसद में हजारों दंगाइयों को घुसाकर पूरी दुनिया को कोई मैसेज देने की तैयारी थी? ये तमाम सवाल अमेरिका के एक कदम को लेकर उठाए जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में दंगाई भीड़ के बेकाबू होने से पहले अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी जारी की थी। अमेरिकी दूतावास ने ये चेतावनी 17 जुलाई को जारी की थी। यानी हिंसक प्रदर्शन से 3 दिन पहले अमेरिकी दूतावास ने अपनी चेतावनी में कहा था कि 20 जुलाई को सेंट्रल दिल्ली में भारी भीड़ जुट सकती है। ये भीड़ खासकर जंतर मंतर और संसद के पास जुटेगी। 21 जुलाई को किसान घाट पर भी प्रदर्शन की बात कही गई थी। सवाल ये है कि सीजेपी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था तो फिर अमेरिकी दूतावास ने 20 जुलाई को भारी भीड़ जुटाने की आशंका किस आधार पर जताई? अमेरिका को कैसे पता चला कि दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन होने वाले हैं? क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीजेपी से इनपुट ले रही थी? क्या जंतर मंतर पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी एक्टिव थी? 17 जुलाई को ही हिंसा की जानकारी अमेरिका को कैसे हो गई?
क्या ये सब कुछ डीप स्टेट का क्या धरा है? अगर हम भारत की बात करें और विशेष करके भारत के जितने भी जो नेबर कंट्रीज हैं, अगर वहां पे देखें तो पिछले 1 से 2 सालों में जिस प्रकार से इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस ने डीप स्टेट के नाम पे जिस तरीके से राजनीतिक इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ा किया, शायद यही कारण है कि भारत में भी अगर आप देख लीजिए पिछले 12 सालों में, चाहे वो किसान आंदोलन हो या सीए लेके हो या उसके बाद जिस तरीके से जो शाहीन बाग पे जो प्रोटेस्ट हुआ, उस सब के पीछे कहीं न कहीं एक एक्सटर्नल फोर्सेस इसमें देखने को मिला। कल दिल्ली में जो घटना घटी है वो कहीं न कहीं दिखा रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है। भारत की ग्लोबल धमक से सिर्फ पाकिस्तान ही बौखलाया नहीं है, बल्कि अमेरिका जैसे देश भी चिढ़े हुए हैं। तो क्या यही कारण है कि विदेशी फंडिंग के दम पर विदेशी ताकतें भारत में तख्ता पलट का ख्वाब देख रही हैं? भारत के युवाओं के दिमाग में सरकार के खिलाफ जहर भरा जा रहा है। क्या देश के युवा डीप स्टेट की बहुत बड़ी साजिश के शिकार हो रहे हैं? अमेरिका और मोदी जी की तो दोस्ती है भाई, ये तो सबको पता है कि ट्रंप जो है लगातार हमारे आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। किसान की खातिर नदारत है, किसान बड़ी पैमाने पर लाखों की तादाद में आ रहा है, उसको सीमाओं पर रोक दिया गया है। ट्रंप के हाथों हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरवी रख दी गई है, तो ट्रंप को तो इस देश की क्षण क्षण की बातें जाएंगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। डीप स्टेट में खुफिया एजेंसी किसी भी देश के भीतर वहां की चुनी हुई सरकार के फैसलों से अलग अपना एजेंडा चलाती है। डीप स्टेट में इंटेलिजेंस एजेंसियों के अलावा मिलिट्री के बड़े अधिकारी, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, डिफेंस से जुड़े हुए लोग और थिंक टैंक शामिल होते हैं। अमेरिका का इतिहास रक्त रंजित है। दुनिया भर के देशों को अस्थिर करने के लिए अमेरिका लगातार कोशिशों में जुटा रहता है। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर लोगों को भड़काया जाता है और उसके बाद तख्ता पलट कर दिया जाता है। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल गया है कि भारत कोई इराक, लीबिया, सीरिया या फिर वेनेजुएला नहीं है जो अमेरिका के दबाव के आगे झुक जाएगा, अमेरिका की साजिशों में फंस जाएगा। भारत का युवा अपने मसलों को हल करना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या दिल्ली में जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रदर्शन था या फिर एक सुनियोजित प्रयोग? यही सवाल देश पूछ रहा है, क्योंकि राजधानी की सड़कों पर जो तस्वीरें सामने आई है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था को नहीं बल्कि लोकतांत्रिक विरोध की मर्यादाओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब जांच एजेंसियां एक एक करके एक एक वीडियो, एक एक सोशल मीडिया पोस्ट और एक एक चेहरे की पड़ताल कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भीड़ को सिर्फ इकट्ठा किया गया था या उसे हिंसा की तरफ भी मोड़ा गया? इतना ही नहीं, जांच उन बयानों और डिजिटल गतिविधियों की पड़ताल भी कर रही है जिन पर माहौल बिगाड़ने के गंभीर आरोप लगे हैं। आखिर विरोध प्रदर्शन कब और कैसे हिंसा में बदल गया? क्या ये सब कुछ अचानक हो गया या इसके पीछे पहले से तैयार कोई बहुत बड़ा प्लान था? आज हमारी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे जांच किन सुरागों पर आगे बढ़ रही है, किन सवालों के जवाब तलाश रही है और राजधानी की हिंसा की कहानी की वो परतें जो अब एक एक करके खोलते जा रही है। क्या जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, उसे भारत में दोहराने की कोशिश की गई है? क्या देश की राजधानी में चिंगारी भड़काकर पूरे देश में आग लगाने की साजिश रची गई है? क्या हिंसक प्रदर्शन का ये मॉडल आपने पहले भी देखा है? अगर याद नहीं आ रहा है तो चलिए आपको याद दिला देते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा को ट्रैक्टर रैली निकालनी थी, लेकिन मामला बिगड़ा तो प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। लाल किला परिसर के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हो गई। हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। दिल्ली के शाहीन बाग में भी सीएए को लेकर लंबे समय तक प्रदर्शनकारी जुटे रहे। अन्ना आंदोलन भी हुआ, लेकिन गुंडाई और हिंसा सिर्फ किसान आंदोलन और सीजेपी के प्रदर्शन में देखने को मिली है, क्योंकि जिन्हें सत्याग्रह, अनशन, शांतिपूर्ण मार्च में विश्वास नहीं होता वो उपद्रव को सर्वोपरि मान बैठते हैं। इसलिए तो सवाल उठ रहा है कि क्या सेंट्रल दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शनकारियों ने लाल किला मॉडल ही रिपीट किया है? हिंसक प्रदर्शन का स्पॉन्सर कौन है?
इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? आज एक एक चेहरा एक्सपोज हो रहा है। आज एक एक किरदार का पर्दाफाश हो रहा है जिसने एक मामूली व्यंग के तौर पर शुरू हुए सोशल मीडिया अकाउंट को इतना फ्यूल दिया कि देश की राजधानी में बवाल हो गया। सितंबर 2025 का महीना था। वोट चोरी का झंडा लेकर घूम रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नेपाल के जनजी आंदोलन के बहाने देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स देश की जनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी रोकेंगे। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट को महज 10 महीने ही बीते और अब आप दिल्ली की 10 तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली की सड़कों पर आरएएफ जवान की लिंचिंग की कोशिश की गई। पुलिस की गाड़ियों को पत्थर मारकर तोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों का इतने से मन नहीं भरा तो पुलिस वाहनों को पलट दिया गया। दंगाइयों ने पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट छीन ली, कांस्टेबल को पैरों से कुचल दिया। देश में पुलिस के साथ बर्बरता की ऐसी तस्वीर शायद पहले ही किसी ने देखी होगी। सवाल ये है कि क्या दिल्ली में हुए बवाल की मास्टरमाइंड कांग्रेस है? जवाब सुरक्षा एजेंसियों की जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएगा। नीट पेपर लीक के नाम पर सीजेपी ने 20 जून 2026 से जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन में युवाओं को जुटता देखकर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर वोटों की खेती करने पहुंच गए। सवाल यह है कि जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था, उस प्रदर्शन में हिंसा की चिंगारी आखिर किसने भड़काई? बिना इजाजत संसद की तरफ रुख करने के लिए प्रदर्शनकारियों को किसने उकसाया? क्या समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी इस हिंसा और उग्र प्रदर्शन की मास्टरमाइंड है? अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था, कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। अगर नीट में हेरा फेरी हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? चलिए अब आपको सीजेपी के विदेशी मास्टरमाइंड से भी रूबरू करा देते हैं। मई 2026 में व्यंग के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया पेज बना दिया गया था। देखते ही देखते लाखों लोग जुड़ते चले गए, लेकिन जब सीजेपी के फॉलोअर्स की जांच की गई तो पता चला कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग सीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश सीजेपी का स्पॉन्सर बना था, क्योंकि इतनी तेजी से बिना किसी पेड बोर्ड्स या विदेशी रीच की बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ना सामान्य बात नहीं है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन का ब्लूप्रिंट पाकिस्तान और बांग्लादेश के इशारों पर बनाया गया था? क्या हिंसा में नापाक एंगल शामिल है? पुलिस की नजर एक ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट पर गई जिसे इस्लामाबाद से संचालित एक अकाउंट से पोस्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पोस्ट में दावा किया गया है कि प्रदर्शन में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 391 लोग घायल हुए और 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अफवाह फैलाने के मकसद से पोस्ट वायरल किया गया था। दिल्ली में सोमवार को हुई सीजेपी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आ रही है कि किस तरीके से हिंसा के दौरान पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठे कुछ लोग गलत जानकारी सोशल मीडिया पर डाल रहे थे और यही कारण है कि इस पूरी हिंसा में पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है, इसको लेकर भी अब दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा 3 टीमें बनाई हैं जो कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रही हैं कि कैसे विदेशों में या खास तौर पर पाकिस्तान में बैठे लोग जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन और उसके बाद जिस तरीके से हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, उसको लेकर गलत इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, जिसके कारण एक पैनिक जैसी सिचुएशन हुई। तो क्या सीजेपी को पाकिस्तान बांग्लादेश से सपोर्ट मिला है? क्या सीजेपी की टूल किट पाकिस्तान से आई है? क्या हिंसा में फ्यूल राजनीतिक दलों ने डाला है? कहां लिखी गई संसद मार्च की स्क्रिप्ट? एक व्यंग को अराजकता में किसने बदल दिया? संदिग्ध हैंडल्स के जरिए अफवाह किसने फैलाई?
एक एक एंगल से दिल्ली पुलिस और देश की सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। विदेशी सपोर्ट हो या फिर फंडिंग, देश के युवाओं को भड़काने वाला एक एक चेहरा एक्सपोज हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, देश में पेपर लीक के मामलों को सीजेपी ने महज 2 महीने पहले एजेंडा बना। उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए हजारों छात्रों को अपने साथ जोड़ लिया। छात्रों को भी लगा कि कोई तो कोई है जो उनकी आवाज लगातार उठा रहा है। लेकिन छात्रों को कहां पता था कि जो लोग पेपर लीक से आजादी दिलाने का झंडा लेकर निकले हैं, वो लोग खुद राजनीति दलों का मुखौटा बने हैं। लेकिन जब तक छात्रों को सीजेपी का ये एजेंडा क्लियर होता, तब तक तो ये पूरा का पूरा मामला बिगड़ चुका था। छात्रों को इस कदर बरगलाया गया कि वो सीजेपी के षड्यंत्र में फंसकर साजिश का ही शिकार हो गए। जो कल साथ धोखा हुआ है ना, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दावा था छात्रों के हक की लड़ाई का, हुंकार थी इंसाफ की, लेकिन 20वें दिन आते आते सीजेपी प्रदर्शन की हवा निकल गई। जो विरोध प्रदर्शन कभी छात्र आंदोलन के नाम पर खड़ा किया गया था, अब उसके अंदर से ही फूट की बदबू आने लगी है। अंदर से ही आवाजें उठने लगी है कि ये आंदोलन नहीं बल्कि राजनीति का गंदा अखाड़ा बन चुका है। प्रदर्शन और हिंसा के बाद पिछले 20 दिनों से भूखे प्यासे धूप और धूल में बैठे छात्रों का सब्र अब जवाब दे चुका है। प्रदर्शन में शामिल एक छात्र ने मंच पर ही आयोजकों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। छात्र का आरोप है कि पूरे प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। छात्र तो सिर्फ मोहरे हैं, असली खेल तो पर्दे के पीछे से कोई और खेल रहा है। तो आम आदमी पार्टी का भी टीम है ना, कुछ समझो। यहाँ पे हर पार्टी के लोग आए हैं, बट किसी पार्टी का लीडर नहीं यहाँ पे आया है। एक पार्टी आम आदमी पार्टी, यानी इसका लीडर यहाँ पे आया है। और खुद आशुतोष दास और अभिजीत दीप के पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। ये कोई से छिपा हुआ नहीं है। आज से 5 साल पहले उसके स्पोक पर रह चुके हैं लोग। आपको बता दें, वीरू बिहार का रहने वाला है और सीजेपी का वॉलंटियर रहा है। लेकिन कल के संसद मार्च के बाद की कहानी ने वीरू की आंखें खोल दी हैं। इस आंदोलन की सच्चाई आखिरकार वीरू को पता चल ही गई और वीरू ने सीजेपी की साजिश को कैमरे के सामने बेनकाब कर दिया। तो राष्ट्रीय सर्वोपरि में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।